हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आपको लग रहा होगा जी सर, लग रहा है हमने इतनी सारी क्लासेस देख ली। और आज अगर मैं कहना चाहूँ तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये हमारा एक तरह से लास्ट चैप्टर ही है सर। लास्ट छोटे मोटे चैप्टर बचते हैं अभी हमारे, जो एक एक दो दो क्लास में हो जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन से देखा जाए तो ये लगभग हमारा लास्ट ही चैप्टर ही है। हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। ओके सर। और ये वाला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफी जगह पर काम भी आने वाला है बेटा। सर कहाँ कहाँ पर काम आने वाला है बेटा? 11th क्लास में तो आपको आएगा ही आएगा। 11th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हो, वहां भी देखने को मिलेगा आपका। और ग्रेजुएशन के बाद जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हो, CA, CS, CME, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और देर आफ्टर ये आपको लो में का हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा जाए तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 तो आपको लो में भी देखने को मिलेगा। बेटा इस चैप्टर की बहुत ज्यादा रेलिवेंसी है, तो बहुत अच्छे से करना। एग्जाम में तो आना ही आना है इसमें से, श्योर है, ठीक है। तो सर नंबर ऑफ लेक्चर कितने लग जाने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर? बेटा नंबर ऑफ लेक्चर जहां तक मेरे को लगता है 6 से 7 लेक्चर, इवन 8 भी लग सकते हैं। वो देखा जाएगा कि हम लोग कितने फास्ट कर रहे हैं और कितना स्लो कर रहे हैं। तो अब बात आती है सर, हमारा जो भी चैप्टर है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया? सर सारी चीजें बताइए। तो चलो हम सारी चीजें बताते हैं आपको। तो सबसे पहले एज यूजुअल आप लोगों को लिख लेना है चैप्टर का नाम। लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी सर। ये आपके चैप्टर का नाम है। सर ये कहां से आया? मैंने कहा बेटा जो भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो आया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। हमने इसको अच्छे से रख लिया, ऐसे हो जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। हो गया। अब नोटबुक को और पेन को रख दीजिए साइड में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहाँ से आया और क्यों आया, इसकी रेलिवेंसी क्या है हमारे अकाउंट्स के अंदर। मैंने कहा देखो भाई, ध्यान से देखना। यह है राम, और ये है श्याम। भोला सा है बेटा श्याम, दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। ये है राम, ये है श्याम। अभी तक आप लोगों ने जनरल एंट्री में क्या क्या चीजें देखी है? सर देखो हमने इस तरह से कोई चीजें देखी है, क्या नाम है, कोई भी बिजनेस चलाना है तो सर आपको कैश में ट्रांजेक्शन ही नहीं करनी, आपको क्रेडिट में भी करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको बिजनेस रन करना है, अगर आपको बिजनेस रन करना है तो कैश के साथ साथ आपको क्रेडिट में भी तो सेल परचेज करनी होगी। जी सर, क्रेडिट में भी हमें सेल परचेज करनी होगी। क्रेडिट में सेल परचेज करेंगे तभी बात बनेगी सर, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी सर। तो मैंने क्या कहा देखो, अब शाम ने क्या किया, शाम बेचारा बोला सा था, उसने राम को सेल कर दिया, उसने राम को सेल कर दिया। उसने इसको सेल कर दिया बेटा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का गुड्स इसने इसको सेल कर दिया, ठीक है जी सर। और आप लोगों को पता है सर, नॉर्मली सेल कर दिया उसके बाद अब शाम जाता है राम के पास, शाम जाता है राम के पास, कहता है राम भाई 1 लाख रुपए का जो मैंने आपको सेल किया था ना, वो आप मेरे को पेमेंट कर दीजिए। अब राम कहता है कौन से 1 लाख रुपए, मैं कब सेल किया था, क्या प्रूफ है आपके पास? मैं तो नहीं देता। भाई क्लियर कट मना कर दिया, राम ने तो क्लियर कट मना कर दिया। ये बात भी ठीक है भाई साहब। अब क्या हुआ, ऐसा ही चलता रहा, ऐसे सेल करते रहे, तो भाई क्या हुआ कि बिजनेस में क्या हुआ सर, बिजनेस में लोगों ने सेल क्रेडिट में करनी बंद कर दी। मतलब ऐसी जब ये चीजें हुई मार्केट में, तो क्या हुआ सर, क्रेडिट जो भी चीजें थी उनको डिस्करेज किया गया कि भाई क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना है या कुछ भी करना है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, भाई क्रेडिट की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। लाइक मैं आपके घर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि लाइक आप अपना मिल्क लेते हो, दूध लेते हो, जी सर। अगर मैं कहता हूं उसको डेली कैश बेसिस पे कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। कई घर वाले कहेंगे ना 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 हम नहीं ले रहे, तो हम वो क्या करते हैं सर, कुछ भी चीजें हो हम क्या करते हैं उसको सर एक पीरियड के बाद देते हैं, जैसे 1 महीने बाद, मतलब हमें क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो भाई हर एक बिजनेस में तो सोचो, हम नॉर्मल लाइफ में हमारे क्रेडिट इतना इंपॉर्टेंट है, तो भाई बिजनेस के अंदर तो क्रेडिट ही क्योंकि क्रेडिट के बिना क्या हुआ सर, अच्छे से बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो क्या होने लगा कि क्रेडिट में कोई भी सेल नहीं करने लगा, भाई सबने बंद कर दिया कि हम क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वही बात है, हमने सेल कर दिया, सेल करने के बाद बंदा मना कर रहा है कि भाई साहब क्या, हाँ कहां से, और भाई साहब मेरे लिए आप सेल के ऊपर उसको कोर्ट में भी नहीं घसीट सकते,
ठीक है जी सर। तो भाई ध्यान से सुनना, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए तो हमने क्या किया सर, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी सर आप समझिए, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। वो बोले कि हम क्या नाम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेके आए। इस इंस्ट्रूमेंट में बेटा क्या नाम है, इस एक्ट के अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट है, 3 इंस्ट्रूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बोलो या डॉक्यूमेंट्स बोलो, ठीक है सर। यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। बेटा बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर कवर हैं। सबसे पहले सर बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। प्रोमिसरी नोट, और नंबर 3 चेक। इन तीनों में से बेटा आपने एक चीज दे रखी है, चेक दे रखा आपने चेक देख रखा होगा, या सर चेक तो देख रखा है हमने, लेकिन हमें सर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को हमने नहीं देखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, आपका जो भी सिलेबस का पार्ट है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इन दोनों में से कोई भी आपका सिलेबस का मतलब अभी जो आप पढ़ोगे ना, हालांकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कहीं ना कहीं प्रोविजनरी नोट दे रखा, मैं प्रोविजनरी नोट को भी समझाने वाला हूँ, चेक को भी समझाने वाला हूँ, तीनों डॉक्यूमेंट्स को समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो क्या बोला कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या लेके आया, बोला 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आए। ये बोला कि हम ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं आगे से, क्योंकि भाई बिजनेस को क्या नाम है करने के लिए क्रेडिट की जरूरत थी भाई, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन क्रेडिट के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब भी आप किसी को सेल परचेज कर रहे हो ना, जब भी किसी से आप सेल परचेज कर रहे हो, अब क्या बोला गया राम से, क्या नाम है, श्याम से बोला गया कि हे श्याम तू डर मत, हे श्याम तू डर मत। बोला श्याम को बोला आप सेल करो, बोला आप सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेल करो, एज यूजर सेल करो। उसने कहा कि मैं सेल कर रहा हूँ राम को, बोला आप राम को सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब श्याम कह रहा है कि भाई साहब दिक्कत वाली बात हो जाएगी, पहले भी उसने पैसे देने से मना कर दिया था, फिर उसने मना कर दिया, तो सर बोला सर मेरा तो यही वैसे ही दिवाली निकल जाएगा, मैं तो वैसे ही कंगाल हो जाऊंगा। तो बोला देखो भाई, जब भी आप उसको सेल करोगे ना क्रेडिट में, बोला हाँ, तो बोला उससे एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करवा लेना। क्या करना, एक डॉक्यूमेंट्स पर लिखवा लेना, या डॉक्यूमेंट्स पर कुछ साइन करवा लेना, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्स पर कुछ लिखवा लेना कि हाँ मैं राम हूं, मैंने आपसे माल खरीदा है और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। या फिर श्याम आप ऐसा कह देना कि मैं श्याम आपको आदेश देता हूं कि आप मुझे इतने समय के बाद एक सर्टेन अमाउंट मुझे पे कर देना, जिसका कंसिडरेशन आपको मिल चुका। मतलब इस तरह से एक बिल डिजाइन किया जाएगा, और बिल के अंदर श्याम कहेगा हाँ 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 मैं लाइबल हूं आपको पेमेंट करने के लिए। तो बेटा उस डॉक्यूमेंट्स को ही, जो ये डॉक्यूमेंट्स बना ना, अभी देखा जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स है क्या, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। मैंने हालांकि दोनों का एग्जांपल दे दिया है, बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखा जाएगा कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, कोई भी हो बेटा लीगल डॉक्यूमेंट्स है। क्या ये सर, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। क्या है बेटा ये, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल का मतलब बेटा अब इसके खिलाफ कल को उसने अभी बोल दिया कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आज की डेट है, आज की डेट के 1 महीने बाद वो मेरे को पेमेंट करने वाला है। तो 1 महीने बाद जब भी हम जाएंगे, हालांकि आपको बताऊंगा इसमें आपको ग्रेस पीरियड नाम की भी कोई चीज आएगी, 1 महीने बाद प्लस ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जब भी शाम राम के पास पैसे लेने जाएगा, तो राम को पेमेंट करनी होगी। सर लेटर सपोज अब भी मना कर देता है, राम कहता है कैसा क्या है, भाई साहब सुनो मेरी बात, ये इतना मजबूत डॉक्यूमेंट है ना, सबसे पहली बात तो इसकी सुनवाई बहुत जल्दी की जाती है, दूसरी जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सर क्यों सॉर्ट आउट किया जाएगा, अगर बेटा इसके भी केस पेंडिंग में रहे ना, तो सबका विश्वास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से हट जाएगा और फिर से क्रेडिट में ट्रांजैक्शन बंद की जाएंगी। भाई अगर इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना है, ठीक है, वो जीडीपी वीडीपी सुन रखा होगा, हाँ सर, मैंने कहा अगर इंडिया को एक अच्छा नेशन बनाना है, अगर अच्छा करना है, तो सबसे पहले भाई मजबूत होना चाहिए हमारा क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, रोजगार मिलने चाहिए, बिजनेस एक्सपेंड होना चाहिए। अरे भाई बिजनेस बढ़ेगा तभी तो रोजगार मिलेंगे जी सर, और क्या नाम, बिजनेस ग्रोथ करेगा तभी तो इंडिया ग्रोथ करेगा जी सर। तो उन्होंने कहा ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हे श्याम अगर राम अब पेमेंट नहीं करता ना, आप चुपचाप उसके खिलाफ शू फाइल कर देना, उसको कोर्ट में घसीट ले जाना, और कोर्ट में घसीट ले जाओगे ना, हे श्याम टू टेंशन, मतलब श्याम कह रहा है भाई साहब पागल हूं मैं,
1 लाख रुपए तो उसको वो दे रहा है, अब 10-20 हजार रुपए मैं कोर्ट में लगा दूं, भला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे को वो 1 लाख तो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, जो तू खर्चे कर रहा है ना उससे पेमेंट लेने के लिए, टेंशन मत ले, तेरे को वो भी दिला देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई। नॉर्मली क्या होता है सर, ऐसा तो नहीं होता कि ये क्या नाम है, जो भी हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उनकी पेमेंट ना की जाए, लेकिन अगर ना की जाए तो क्या हुआ सर, उसको कोर्ट में घसीट लो, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। ये था भाई पूरा पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का। ठीक है जी सर, जो नॉर्मल सी बात है सर, हम क्या कर रहे हैं, जो पहले हम क्रेडिट सेल और परचेज करते थे सर, उसका क्या नाम है सर, उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया है, और अब एक नया डॉक्यूमेंट्स आ गया है। क्या गया है सर, एक नया डॉक्यूमेंट्स आ गया है जिसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट। हालांकि चेक भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेक तो एज यूजुअल नॉर्मल सा है जी सर। तो बेटा मैंने आपको ये सारी सारी चीजें बता दी हैं जी सर, आपने हमें सारी सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भाई। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, बेटा कोई भी हो जी सर। मैंने कहा इस नोट से, इस डॉक्यूमेंट से सर दो काम होंगे। सर दो कौन कौन से सर, एक व्यक्ति को तो पैसा रिसीव होगा और एक व्यक्ति पेमेंट करेगा, आया ना जी सर। एक काम होगा मतलब दो काम होंगे, उस नोट से एक मतलब उस डॉक्यूमेंट से एक व्यक्ति को पेमेंट देनी होगी और एक व्यक्ति को पेमेंट लेनी होगी। सर जिसने माल सेल किया था उसको पेमेंट मिलेगी, और जिसने माल परचेज किया था उसको नई पेमेंट करनी होगी। तो मैंने कहा भाई देखो, उस डॉक्यूमेंट से जिस व्यक्ति को रिसीव करना है ना, उसको बोलेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स का मतलब नाम बोल देंगे बिल्स रिसीवेबल, और जिसके लिए वो बिल उस बिल के कारण उसको पेमेंट करनी पड़ी, तो उसके लिए वो बिल क्या होगा सर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। यस सर, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसके कारण मुझे कुछ चीज रिसीव हो रही है तो मेरे लिए वो बिल होगा बिल्स रिसीवेबल, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट्स के कारण किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी हो रही है तो उस व्यक्ति के लिए वो बिल होगा क्या, बिल्स पेबल। बात ध्यान रखना जी सर। तो मैंने क्या कहा सर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इसमें दो टर्म आने वाली है। हालांकि टर्म आपने काफी बार सुन ली है, लेकिन हम इस चैप्टर में इनके ऊपर पीएचडी करने वाले हैं, R&D करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से, आपको अगर ये लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी से लिख लो। हालांकि कोई नहीं लिखना चाहता है ना बेटा, मत भी लिखो, ये सारी चीजें मेरे को फेयरली आपको फेयरली लिखवानी है, ये रफ में लिखा है अभी। जल्दी से मेरे प्यारे से बच्चों, इस कंसेप्ट को आप लिख लो, लिख लो, आप लिख लो, लिख लो। हाँ जी सर, आ जाओ, आ गए। आप लोगों को पता है, मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ कारीगरी कर रहा था, मैं इस पेज को चेंज कर रहा था। देखो मैं आपको ब्लैक पेज पर भी ऐसे ऐसे भी लिखवा सकता हूँ, बताओ कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको इस वे में भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, मैं देखूं सर, लग तो अच्छा रहा है। ऐसे लिखो। हाँ सर, आज की क्लास हालांकि व्हाइट बैकग्राउंड ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे अब बताता हूं मैं आपको एक छोटा सा, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें को कवर करने वाले हैं। तो लिखो क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। वी विल कवर, क्या कवर करेंगे सर, नंबर 1 बेसिक नॉलेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 1881 बेटा, इसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 बेसिक जर्नल एंट्री।
नॉर्मल बेसिक जनरल एंट्री सीखेंगे बेटा इसके ऊपर, अभी मैं करवाने वाला हूँ बेसिक जनरल एंट्री तो आपको, उसके बाद ऊपर वाला करवाऊंगा। देयर आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल को डिस्काउंट करवाएंगे बैंक से बेटा। नंबर 4 बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल को हम भेजेंगे बैंक वालों के पास कि भाई हमारे पास तो समय है नहीं, हम तो भूल जाते हैं, आप इसको कलेक्ट कर लेना। नंबर 5 एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, हालांकि ये वर्ड आपने कई जगह सुन रखा हो, एंडोर्समेंट मतलब बेटा एक तरह से ट्रांसफर करना बिल का, ठीक है जी सर। आगे डिसओनर ऑफ बिल, डिसओनर भी नाम सुन रखा है जी सर, डिसओनर तो हमने सुन रखा है, चेक के बारे में मैंने आपको बताया था कैश बुक में अगर याद हो तो, और वैसे तो डिसओनर मैंने काफी टाइम बता दिया है जी सर। नंबर 7 रिबेट ऑन बिल, ठीक है कि रिबेट कैसे होगा, कि कोई भी बिल के ऊपर रिबेट क्या होगा। आगे 7 8 अकोमोडेशन ऑफ बिल, अकोमोडेशन ऑफ बिल, इसमें हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है विदाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। 7 8 8 के बाद रिन्यूएशन ऑफ बिल, सर कोई भी बिल होगा हम उसको क्या करेंगे सर, रिन्यू करेंगे। और बेटा नंबर 5 अगर कोई भी बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसको हम कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे, उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस पे करेंगे। तो नोटिंग चार्जेस क्या होता है, हालांकि और भी चीजें हैं लाइक इसमें मैं ग्रेस पीरियड भी करवाने वाला हूँ, और छोटी मोटी चीजें वो इसी के अंदर आ जाएंगी, बेसिक नॉलेज में सारी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है बेटा जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं मेनली, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए बेटा, ठीक है जल्दी से लिख लीजिए, और हो जाए तब बता देना, ठीक है जी सर। हो गया है सर हमारा। तो चलो भाई पहले मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, और चेक क्या होता है जी सर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, सर एग्जांपल लिखवाइए। मैंने कहा बिस्ला लिमिटेड सेल गुड्स टू टू मोहन लिमिटेड, बिस्ला लिमिटेड ने सेल कर दिया गुड्स टू मोहन लिमिटेड ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सर हमने सेल कर दिया। उसके बाद बिल वॉज ड्रॉन, अब बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दूं वैसे, या बिल ही लिख दूं सर, बिल ही लिख दूं, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और प्रोविंशियल नोट भी। अब बिल वॉज ड्रॉन फॉर दैट अमाउंट which was payable after 1 month, ठीक है जी सर। मैंने कहा क्या नाम, बिस्ला लिमिटेड सेल गुड्स टू मोहन लिमिटेड ऑफ रुपीज इतना ऑन क्रेडिट, मैं डेट लिख दूं यहाँ पे, जी सर डेट लिख दो 1/4/2022, लो इस तरह से लिख देते हैं कि कब सेल किया, 1/4/2022 को सेल किया, और 1 महीने के बाद पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। पास नेसेसरी journal entries to record the above transaction, ठीक है सर। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए नेसेसरी जर्नल एंट्री बताइए, ठीक है सर अभी बताते हैं। तो चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा सर, हम लोग बताएंगे चलो बताओ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइड बाय साइड लिख देता हूँ। ये हो गया भाई बिस्ला लिमिटेड, भाई जर्नल जो भी होगी, जर्नल पूछिए ना सर, जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड और जर्नल इन द बुक ऑफ मोहन लिमिटेड, ठीक है जी सर। तो जल्दी से बताओ बेटा इनकी बुक्स में कैसी कैसी क्या एंट्री होंगी। नॉर्मल है बेटा सर, पहली 2 ट्रांजैक्शन तो हमें आती है, सिंपल सी बात है सर, बिस्ला लिमिटेड ने मोहन लिमिटेड को सेल किया है, बिस्ला लिमिटेड ने मोहन लिमिटेड को सेल किया है, तो बेटा इसके बुक में तो सेल की एंट्री हो जाएंगी जी सर। सर मोहन डेबिट, मोहन लिमिटेड डेबिट टू सेल अकाउंट, बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आएगी। 1 लाख रुपए की
1,00,000 रुपए कब की डेट है सर? डेट है ये 1/4/22 की। बात समझ में आई? जी सर, ये हमें बात समझ में आ गई, हमने एंट्री भी डाल दी है। उसके बाद लिखो बेटा सर इसके लिए क्या होगी 1/4/2022 को। सर इस देखो सर, मोहन ने तो परचेज किया है ना, मोहन लिमिटेड ने तो परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री डाल देगा एज यूजुअल बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए टू 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 सर किससे खरीदा है बेटा? बिस्ला लिमिटेड से, टू बिस्ला लिमिटेड 1,00,000 रुपए। सर यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है सर? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री से करते आ रहे हैं। जो क्लास नंबर 1 थी ना, वहां पर ही हमने परचेज सेल की एंट्री सीख ली थी सर, और अब तो हम मेन टॉपिक पर आए हुए हैं, यहाँ गड़बड़ कर ही नहीं सकते। तो चलो आगे चलो। मैंने कहा भाई पहली एंट्री होगी, तो यहाँ बताना बेटा मोहन, अगर मैं बिस्ला लिमिटेड से पूछूं, बिस्ला लिमिटेड के लिए मोहन क्या है सर? डेटर है। और मैं मोहन लिमिटेड से पूछूं कि बिस्ला लिमिटेड आपके लिए क्या है, तो कहेगा भाई साहब मेरे लिए क्रेडिटर्स है। ठीक है, ओके सर। अब मैं कहता हूं कि क्या हुआ कि बिस्ला लिमिटेड ने क्या कहा, ध्यान सुनना भाई। बिस्ला लिमिटेड ने कहा, ये बिस्ला लिमिटेड, ये मोहन लिमिटेड, आया ना? जी सर। बेटा जब तक क्रेडिट सेल हुई थी, मैंने कहा जब तक इनके बीच में क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुई थी, तो सर बिस्ला लिमिटेड के लिए जो मोहन लिमिटेड थे वो थे डेटर, और मोहन लिमिटेड के लिए बिस्ला लिमिटेड थी सर क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि बेटा मोहन लिमिटेड को पेमेंट करनी है परचेज के लिए, और क्या नाम है सर बिस्ला लिमिटेड को जो उसने सेल किए उसके बिहाफ पर उसको पैसे लेने हैं। जी सर। लेकिन भाई क्या हुआ इनके बीच में, बिस्ला लिमिटेड बोले कि नहीं नहीं भाई साहब हमें आप पे विश्वास नहीं, आप हमें एक डॉक्यूमेंट्स दो। तो एक डॉक्यूमेंट्स भी लिया और लिखवा लिया कि हाँ भाई आप मेरे को इतने इतने समय के बाद मेरे को पेमेंट कर देना। बेटा जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लिखा गया, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लिखा गया, तो बेटा BR और BP का कंसेप्ट आ जाता है, BR एंड BP का, हालांकि एंड लिखता हूं, मतलब बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का कंसेप्ट आ जाता है। तो अब जैसे ही बेटा मोहन ने साइन कर दिए एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और बोल दिया गया ठीक है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, मैं पेमेंट आपको कर दूंगा, तो जैसे ही किया तो बेटा अब डेटर क्रेडिटर की कहानी खत्म हुई। अब डेटर क्रेडिटर की कहानी खत्म हुई, अब एक नई चीज आ गई। अब ये कहेगा कि मेरे पास एक बिल आ गया जिसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, और ये कहेगा कि मेरे को एक पेमेंट करनी है जिसका नाम है बिल्स पेबल। बात सुनने आई या नहीं आई? तभी मैं कहता था कि बिल्स रिसीवेबल क्या नाम है डेटर के चाचा का लड़का है, और बिल्स पेबल क्रेडिटर के चाचा का लड़का है। जी सर। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है सर? इसमें इस तरह से होने वाला है, देखो सर अब बिल लिखा गया, अब बिल लिखा गया सेम डेट को 1/4/2022 को। तो यहां पर लिखा गया सर हमारे लिए तो रिसीव होगा, मैंने कहा कोई भी बिल होगा बिस्ला लिमिटेड को तो उस बिल से रिसीव होने वाला है। जी सर। तो मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, हमारे डेटर चले जाएंगे और एक हमारे पास नई एसेट आ जाएगी। डेटर भी हमारी एसेट होती है, तो डेटर चले जाएंगे, एक नई एसेट आ जाएगी जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, एक नया बिल आ जाएगा, उस बिल के बिहाफ पर मेरे को पेमेंट रिसीव होनी है। जी सर। यहाँ लिख देंगे 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मोहन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मोहन लिमिटेड। आगे चलो बेटा। सर यहाँ क्या होगा, यहां आप बताओ क्या होगा सर? देखो क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे, दैट इज बिस्ला लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी सर। 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, बिल को हमने एक्सेप्टेड कर लिया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है बेटा साइन करके दे देना कि हाँ इस बिल की भुगतान अब हमें करना है। दैट इज अब क्या नाम है मोहन लिमिटेड ने कहा ओके मैं साइन करता हूँ, बिल्स की पेमेंट मैं टाइम पर कर दूंगा। ओके। अब मैंने कहा भाई अब 1 महीने बाद उसने बोला कि 1 महीने बाद आ जाना, तो 1 महीने बाद कब होगा सर? अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल के बाद 1 मई को पेमेंट आनी चाहिए थी। लेकिन बेटा ध्यान रखना जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जिनमें हमें टाइम दे रखा होता है 1 महीना 2 महीना 5 महीने, तो बेटा उनको क्या कहते हैं? देखो 1 महीना, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि कोई बात नहीं भाई 1 महीना उसने मांगा था ना, तो आप उसको 3 दिन और दे दो, आप उसको 3 दिन और दे दो। आप पेमेंट कब लेने जाना सर? 1 और 3 4 मई को आप पेमेंट
लेने जाना और 4 मई को ही आपको पेमेंट हो जाएगी। जी सर, तो हम एंट्री कब करेंगे बेटा, कब ये मैच्योर होगा सर, कब ये ड्यू फॉर पेमेंट होगा सर, क्या मैच्योरिटी डेट कब आएगी सर, मैच्योरिटी डेट आएगी 4 तारीख 4 मई 2022। ठीक है, ये 3 दिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी बता दिया कि 3 दिन, जितने दिन उसने मांगे उसमें 3 दिन और जोड़ देना। ठीक है जी सर, तो यहाँ कहेंगे अब बेटा मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। जी सर, पेमेंट आ जाएगी मेरे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जनरली बैंक के थ्रू ही पेमेंट आती है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश से आए तो कैश कर देना, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ क्या आएगा सर, 1 लाख रुपए आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा सर, ये पेमेंट कर देगा कैसे, बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फॉर बिल बीइंग अमाउंट पेड फॉर बिल्स पेबल का अमाउंट मैंने पे कर दिया है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ एक नई एंट्री को घुमाया गया है, एक बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की, बाकी सारी की सारी चीजें वही चल रही है। हाँ या ना जी सर, सारी चीजें वही चल रही है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बेटा, जिसका रहता है वो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो। हो गया? बता दो। जी सर, हो गया हमारा। तो जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं, हालांकि मैं नोटबुक लेके नहीं आया, सॉरी नोटबुक बुक लेकर, बुक हालांकि पैड के अंदर नहीं है, वैसे तो बुक है हमारे पास, मैं वैसे दे दूं आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो मैं आगे चलता हूं, ठीक है जी सर, आगे चलिए। अब मैंने कहा कि भाई क्या होता है, कोई ना कोई बिल होता है। ठीक है, अब आज हम बिल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कैसा बिल होता है, कितने प्रकार का बिल होता है, कैसे होता है। ठीक है, लिखो, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, साथ साथ लिख रहे हो बेटा, साथ साथ लिख रहे हो आप मेरे। ठीक है, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन एनी वन ऑफ दीज 3 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जल्दी से लिखो और मेरे को बता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आपको बता रखे हैं, जल्दी से बताओ, मैंने आपको तीनों डॉक्यूमेंट बता रखे हैं। जी सर, अभी बताते हैं सर। नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर नंबर 2 प्रोमिसरी नोट, सर नंबर 3 चेक। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है, जिन 3 में से एक डॉक्यूमेंट्स पे क्या होगी, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन की जाएगी, और उसी को बोलेंगे नेगोशिएबल, इन तीनों को ही बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये तीनों ही तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है सर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स पर ट्रांजेक्शन होने वाली है। चेक के ऊपर हम कर चुके बेटा, चेक मतलब चेक सिंपल बेटा, मैंने पेमेंट क्या नाम है, गुड सेल किया किसी को, उसने मेरे को चेक दे दिया, वो तो सिंपल है एज यूजुअल। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नई बात आई है। अब ये होता क्या है, चलो मैं सबसे पहले प्रोमिसरी नोट आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, पहले मैं प्रोमिसरी नोट आपको करवाता हूं। सर प्रोमिसरी नोट क्या होता है, हालांकि मैं बता देता हूं बेटा, आगे आगे मैं इनको यूज करने वाला हूं, इनके एब्रिविएशन यूज करूंगा मैं। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट P/N। ठीक है, ऐसे हम इनको यूज करने वाले। चेक को तो मैं डायरेक्टली चेक ही लिख दूंगा, और ये ज्यादा यूज भी नहीं करूंगा मैंने कहा सर ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, सर ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है बेटा, इसमें आपको दिख ही रहा, एक ऐसा नोट जिसमें प्रोमिस किया जाए
एक ऐसा नोट जिसे प्रॉमिस किया जाए कि आई विल पे यू। एक ऐसा नोट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा जाए कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। उसमें प्रॉमिस किया जाएगा कि हाँ भाई हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। सर लाइक, मैंने कहा देखो भाई लाइक, यहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर लिखी जाती है बेटा डेट, जो भी डेट होगी रेलिवेंट डेट मैं 1/4 डालता हूँ, 1/4/2022, लेट अस सपोज मैं 1/4/2022 डालता हूँ, कहता हूँ यहाँ पे कहा जाएगा, सर क्या कहा जाएगा, आई प्रोमिस टू पे यू रुपीज, मान लो 1 लाख का सेल किया था, 1 लाख आफ्टर 1 मंथ, ठीक है जी सर। बेटा यहां पर वो प्रोमिस जो कर रहा है ना, लाइक मैंने कहा श्याम ने राम को सेल किया, श्याम ने सेल किया राम को, क्या किया, श्याम ने सेल किया राम को। तो बेटा किसको पेमेंट करनी है, सर राम को पेमेंट करनी है। तो आई का मतलब क्या हुआ, सर राम, तो यहाँ पे राम साइन कर देगा, ये लो साइन कर देगा बेटा राम की, हाँ मैं दे दूंगा। और यहाँ पर डिटेल आ जाएगी किसकी, श्याम की, कि श्याम कहाँ से है, कब का है, किस लिए है, सारी चीजें आ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो आई का मतलब बेटा राम, और पे यू, क्योंकि सारी डिटेल डाल रखी बेटा इसके अंदर भी है, यू का मतलब श्याम बेटा। या फिर डायरेक्टली भी लिख सकता है आई प्रोमिस टू पे श्याम रुपीज 1 लाख आफ्टर 1 मंथ, ठीक है जी सर। तो बेटा यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे अंडरटेक किया है, दैट इज प्रोमिस किया है कि हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको प्रोमिस करते हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। सर यहाँ पर कौन प्रोमिस कर रहा है, सर प्रोमिस कर रहा है राम, क्योंकि राम को पेमेंट करनी है। तो इसी डॉक्यूमेंट्स को बोलेंगे बिल्स ऑफ, क्या नाम, इसी डॉक्यूमेंट्स को बोलेंगे प्रोमिसरी नोट। बेटा इसमें 2 पार्टी होती है, इसमें 2 पार्टी होती है, आपको दिख भी गई होगी जी सर, इसमें 2 ही पार्टी है सर, एक राम और एक श्याम, ठीक है। नहीं बेटा उस तरह से, सर कौन से तरह से, देखो बेटा नंबर 1 मैं कहता हूं इसमें एक होता है मेकर, ठीक है, और एक होता है बेटा पे, एक होता है मेकर, एक होता है पे। सर मेकर का मतलब, सर मेकर से हमें केक याद आता है बेटा, मेकर, हालांकि मेरे को जहां तक याद आ रहा है हमारा 11th-12th क्लास में एक इस तरह से केक मेकर, इस तरह से कुछ नाम आता था, जैसा पोएम वगैरह थी। तो मेकर होता है बनाने वाला, मेकर मतलब बनाने वाला, ठीक है सर। किसको बनाने वाला, बिल को बनाने वाला, ठीक है सर, बिल को बनाने वाला, दैट इज ए पर्सन हु मेक ड्रॉन अ बिल एंड प्रोमिस टू पे। क्या कहता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको पे कर दूंगा। सर पे ही कौन होता है बेटा, पे ही वो आदमी होता है, वो इंसान होता है जो 2 कंडीशन को फुलफिल करे। सर 2 कंडीशन कौन कौन सी, नंबर 1 मैं पूछूंगा आप लोगों से, पूछूंगा कि बताना मेकर कौन है और पे कौन है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसका नेम जो है, ठीक है, एनी पर्सन हुज नेम इज मेंशन ऑन द बिल व्हेन इट वाज ड्रॉन, ठीक है, उस वो व्यक्ति जिसका नेम है मेंशन किया जाता है कब, व्हेन बिल वाज ड्रॉन। ड्रोन का मतलब होता है बेटा बनाना, ड्रोन का मतलब जब लिखा गया, ठीक है, बिल लिखा गया या फिर बिल बनाया गया, ठीक है। एंड हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट मेंशन देयरिन, ठीक है जी सर। मैंने कहा देखो भाई मेकर कौन होता है, मेकर वो होता है जो बिल को बनाता है, ठीक है। हालांकि प्रोमिसरी नोट में 2 टर्म यूज होती है, प्रोमिसरी नोट में 2 टर्म यूज होते हैं, मेकर और पे। सर मेकर जो बिल को बनाता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और सर पे कौन होता है जो 2 कंडीशन को फुलफिल करे, जिसका नाम बिल पर लिखा हो जब वो बिल बनाया गया हो, ठीक है। नंबर 2 सर वो व्यक्ति जो उस क्या नाम है उस अमाउंट को रिसीव करने के हकदारी हो। तो चलो बेटा देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल करती है। बिल बनाने वाला कौन था, सर बिल बनाने वाला था आई प्रोमिस टू पे राम, सर दैट इज राम। यहाँ पे कौन था, सर राम। राम कह रहा है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं और मैं पेमेंट कर दूंगा, नीचे हस्ताक्षर भी राम ने किए, क्यों, क्योंकि बिल किसने बनाया है, सर राम ने। राम ही खुद तो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा जी सर, रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे मैंने कहा क्या नाम है हुज नेम इज मेंशन व्हेन द बिल वाज ड्रॉन। बेटा यहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम हैं, एक तो राम का
तो एक श्याम का, यहाँ देखो राम और श्याम, ठीक है, हालांकि आई और यू डिनोट करते हैं राम और श्याम को। तो यहाँ दो व्यक्तियों के नाम है राम और श्याम। अब देखा जाएगा पेई कौन होगा। तो पहली कंडीशन में तो दोनों आ जाते हैं बेटा, राम भी आ जाता है और श्याम भी आ जाता है, राम एंड श्याम दोनों ही आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन से पता लगाते हैं कि यहाँ पर वास्तव में राम आएगा या श्याम आएगा। तो पेई कौन कहलाएगा? हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, टू रिसीव या रिकवर, रिकवर या रिसीव द अमाउंट मेंशन देयरिन। बेटा किसको, राम को या श्याम को, किसको पैसे मिलेंगे? सर देखो हम दोबारा देखते हैं। सर यहाँ राम तो प्रॉमिस कर रहा मैं दूंगा, तो मिलेंगे किसको? सर श्याम को। दैट इज यहाँ पर कौन हो जाएगा? सर पेई कौन हो जाएगा? सर पेई फाइनली हमारा हो जाएगा, सर पेई हमारा फाइनली हो जाएगा श्याम। सर बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो चलो अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है जी सर आप आगे चलिए। अब हम आगे चलते हैं। तो प्रोमिसरी नोट का पता चल गया आपको? यस सर, प्रोमिसरी नोट में क्या करते हैं? सर प्रॉमिस करते हैं कि या मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब आ जाओ बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर हालांकि सबसे पहले बताता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टी होती है तीन पार्टी होती है। प्रोमिसरी नोट में दो, मेकर और पेई। इसमें होता है ड्रोर और ड्रोई, ठीक है। ड्रोर ये आ रहा है बेटा, ड्रोर और ड्रोई, ऐसा ड्रोर कैसे कैसे नाम है, ठीक है। एक वही बेटा पेई, एक वही पेई बेटा। तो यहां पर क्या हुआ सर, मेकर की जगह पे दो नए नाम आ गए, ड्रोर और ड्रोई। तो सर ये कौन होते हैं? चलो मैं भी आपको बताता हूं। सर इसमें क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले कौन लिखता है बेटा? प्रोमिसरी नोट कौन लिखता था? सर क्रेडिटर पार्टी लिखती थी। और यहाँ पर जो भी डेटर पार्टी ना वो ऑर्डर देगी। सर ऑर्डर कैसे? देखो भाई तो इसमें है ना ऑर्डर दिया जाता है, उसमें रिक्वेस्ट होती है, इसमें ऑर्डर दिया जाता है सर? हाँ बेटा इसमें ऑर्डर दिया जाता है। देखना यहाँ पर डेट आ जाएगी, जो भी डेट है, लाइक मैंने कहा कि 1/4/2022 ये डेट डाल दी हमने। यहाँ पर लिखा जाता है आई ऑर्डर यू टू पे मी ₹1,00,000 आफ्टर, क्वेश्चन भी दिन हो सकते हैं 1 महीना 2 महीना, आफ्टर 1 month whose consideration has been received। ठीक है ये कर दिया। अब बेटा यहां पर क्या हुआ था? सर श्याम ने राम को सेल किया था, ठीक है। तो अब ये बिल कौन लिख रहा है? सर ऑर्डर कौन देगा? राम देगा या श्याम देगा? अरे सर राम काहे का देगा ऑर्डर, राम को तो पेमेंट करनी है। तो ये किसने लिखा है? सर श्याम ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कौन करेगा? सर साइन करेगा राम, हालांकि राम के साथ साथ श्याम की भी साइन कर दिया। ले भाई श्याम हम भी साइन कर देते हैं, ठीक है। तो डिटेल तो दोनों की आनी है, राम की भी आएगी डिटेल और श्याम की भी आएगी। जी सर। तो मैंने कहा अब बताना भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। सर देखो इसने बिल बना दिया गया, राम ने श्याम ने बनाया गया कि आई ऑर्डर यू। आई का मतलब सर आई डिनोट कर रहा है यहाँ से, सर आई का मतलब है श्याम, और सर ऑर्डर यू दैट इज सर राम, ठीक है। हालांकि नीचे साइन भी कर रखे हैं सर, वहां से भी पता चल रहा है कौन है, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा एक्सेप्टर पार्टी, ठीक है। साइन करो एक्सेप्टर, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन पेमेंट करेगा? सर यहाँ पर राम पेमेंट करेंगे। तो राम को आदेश दिया श्याम ने कि भाई मैं ऑर्डर करता हूं। भाई साहब यहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब डेटर पार्टी रिक्वेस्ट थोड़ा करेगी, मतलब सेल भी हम करें रिक्वेस्ट भी हम करें ना 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 ना, रिक्वेस्ट तो देने वाला करता है, जिसको लेने हो ऑर्डर करता है। तो कहता है आई ऑर्डर यू, श्याम ऑर्डर कर रहा है राम को क्या? टू पे मी ₹1,00,000, ठीक है। क्या कर रहा है? टू पे मी ₹1,00,000 कब? आफ्टर 1 month whose consideration has been received। आप मुझे 1,00,000 रुपए दे देना, और ये 1,00,000 मैं फालतू के नहीं मांग रहा, इस 1,00,000 का मैंने कंसिडरेशन आपको दे दिया है, मतलब इसके बिहाफ पर मैंने सेल कर दी है, सिंपल से शब्दों में मैंने सेल कर दी है, उसके मैं 1,00,000 रुपए मांग रहा हूं। बात समझ आई है नहीं? जी सर बात समझ आ गई है। तो सर यहाँ पे ड्रो, ड्रोई और ये क्या नाम पे ये कौन होते हैं? देखो भाई ड्रोअर कौन होता है? सबसे पहले आप बताना ड्रोअर कौन होगा, उसके बाद होता ना ड्रोई कौन होगा, उसके बाद होता ना पेई कौन होगा। पेई तो मैं बताने वाला नहीं हूं, पेई तो आप लोग बताओगे मेरे को ठीक है, पेई तो आप लोग बताने वाले हो मेरे को। तो ड्रोअर कौन होता है भाई? ड्रोअर होता है हु गिव द इंस्ट्रक्शन, हु गिव द इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट, जो इंस्ट्रक्शन देता है पेमेंट के लिए। आप बताने वाले कौन है, मैं आगे लिखवाता हूं। ड्रोई कौन होता है? टू हुम सच इंस्ट्रक्शन वाज गिवन,
और ये वही बेटा जो दो कंडीशन को फुलफिल कर दे, क्या, जिसका नाम, एक तो उसका नाम लिखाओ डॉक्यूमेंट्स पे व्हेन इट वाज ड्रॉन, और प्लस हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट मेंशन्ड देयरिन। ठीक है सर, तो जल्दी से बताओ बेटा ड्रॉर कौन होगा। सर देखो इसने क्या रखा है, हु गिव या इशू, बेटा आपकी मर्जी कुछ भी लिखो, गिव मतलब देना, या इशू करना मतलब इशू कर रहा है, द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेमेंट, जिसने कहा है कि मुझे पेमेंट कर देना। बेटा कौन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सर आई ऑर्डर यू, कौन ऑर्डर दे रहा है, सर यहाँ पे राम ऑर्डर दे रहा है, पहली बात तो यहाँ पे कौन हो गया सर, ड्रॉर कौन हो गया, सर ड्रॉर हो गया राम, श्याम 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 श्याम, आई दैट इज यहाँ पे श्याम है ना, हाँ सर श्याम ने सेल किया है, तो ऑर्डर कौन दे रहा है, सर ऑर्डर दे रहा है श्याम, कहता है आई ऑर्डर यू, दैट इज श्याम ऑर्डर कर दे रहा है राम को कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे दियो। ठीक है, आगे क्या कहता है, टू हुम सच इंस्ट्रक्शन वाज गिवन, किसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि भाई साहब 1 लाख रुपए मेरे को दे देना, सर श्याम को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, श्याम चुपचाप पैसे दे दियो राम को। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, राम श्याम आप उल्टा बोल रहे हो। देखो भाई ये था श्याम, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये था श्याम और ये है बेटा राम, तो श्याम ने राम को सेल किया है। ठीक है, तो मैंने कहा हु गिव द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन किसने दिए हैं, सर इंस्ट्रक्शन दिए श्याम ने, श्याम कह रहा है भाई राम चुपचाप पैसे दे दियो। अब मैंने कहा भाई साहब ये इंस्ट्रक्शन किसको दी जा रही है, सर इस इंस्ट्रक्शन राम को ही तो दी जा रही है, राम ही तो पेमेंट देगा। ओके सर, और मैंने कहा भाई दो चीज, किसका नाम लिखाओ, सर नाम तो राम और श्याम दोनों का लिखा हुआ है। बेटा पेमेंट रिसीव करने का अधिकार किसका है, राम का या श्याम का, सर राम तो पेमेंट करेगा, श्याम को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पेई कौन हो जाएगा, सर पेई भी हो जाएगा श्याम। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि एग्जांपल यहीं पे करवाया मैंने, उसके बाद मैं आपको सिर्फ क्या नाम है इसकी लैंग्वेज लिखवाने वाला हूँ, इनकी वर्डिंग लिखवाने वाला हूँ। हालांकि ये तो फेयर था, उसके बाद ये जो भी चीजें समझाई जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट को लिख लो। जय जय श्री राम, जल्दी लिखो भाई। हो गया, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिख लो। हो गया पेज खत्म। हो गया जी सर, हो गया। चलो न्यू पेज ले लेते हैं और आपको आगे कराते हैं। आगे क्या डेफिनेशन लिखवाया था, ठीक है, और मैंने बता दिया कि प्रोमिसरी नोट होता कैसा है, तो लिखो प्रोमिसरी नोट। ठीक है जी सर, प्रोमिसरी नोट इस तरह से होता है। ठीक है जी सर, तो लिखो प्रोमिसरी नोट क्या होता है। सर प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, नंबर 1 सर मेकर, और नंबर 2 पे। ठीक है, हालांकि इस तरह से ना लिख के हम ऐसे बनाए, जिसे लिख दिया ऐसे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। सर इसमें एक होता है मेकर और एक होता है पे। ठीक है जी सर, बेटा मेकर कौन होता है, ये लो, मेकर कौन होता है, पर्सन टू मेक पब्लिक ड्रोन अ बिल, ड्रोन अ बिल, जो भी लिखता है या ड्रोन करता है बिल को, एंड प्रोमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट,
एंड प्रोमिस टू पे ए पर्सन हु मेक, मतलब जो लिखता है, मेक मतलब लिखना, ड्रॉ का मतलब लिखना या बनाना, अ बिल एंड प्रोमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट, ठीक है, प्रोमिस करता है कि भाई मैं इतना अमाउंट आपको पे कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड, ठीक है, सर्टेन पीरियड के बाद। आगे लिखो सर ये कौन होता है, ये कौन होता है सर, पेई कौन होता है, मैंने कहा पेई कौन होता है, नंबर ए जो दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, नंबर ए whose name was mentioned in the instrument when it was drawn, and एक साथ इसके साथ एक कंडीशन और, क्या, who is entitled to receive the amount mentioned therein mentioned therein। बात समझ आई जी सर। हमारे केस में कौन था सर, मेकर कौन था, दैट इज सर मेकर था सर राम, और क्या नाम है, पेई कौन था, पेई था श्याम, ठीक है, वो एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया था। आगे लिखो, आगे लिखो सर, नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, और प्रोमिसरी नोट हो गया, आप लिखो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज सर BOE के नाम से हम इसको जानेंगे, और यही हमारा चैप्टर का नाम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें कौन सी कितनी पार्टी होती है सर, इसमें होती है 3 पार्टी। कौन कौन सी बताना सर, एक होता है ड्रोर, एक होता है ड्रोई, और एक होता है पेई, ठीक है, पेई तो सेम एज इट इज। सर क्या होगा, ड्रोर अ पर्सन हु इशू ओब्लिक गिव द इंस्ट्रक्शन, आप लोगों को दिख रहा है, ए पर्सन हु इशू ओब्लिक गिव द इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट, जो पेमेंट की इंस्ट्रक्शन देता है, भाई जब चुपचाप पैसे दे देना। ऐसा ड्रोई कौन होता है, अ पर्सन टू whom such instruction was given, जिस व्यक्ति को वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सर पेई वही बेटा, वही जिसको, जो दो चीजों को फुलफिल करे, whose name is mentioned whose name is mentioned in the document when it was drawn मतलब लिखा गया, and who is entitled to receive the amount therein, who receive the amount therein, ठीक है, जल्दी से लिखो भाई। जी सर लिख लिया है, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को लिख लो। हो गया, हो गया है जी सर, हो गया है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो चलो आप लोगों की जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं, हालांकि ये है नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नंबर 1 चेक के बारे में। हाँ सर चेक कैसा होता है बेटा, चेक हालांकि 2 प्रकार का होता है, एक बियरर होता है, एक और एक ऑर्डर वाला होता है। हालांकि मैं ये करवाने वाला हूँ बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये होते कि यहाँ है, ठीक है, एक बियरर होता है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, ये मैं बाद में बताने वाला हूँ। वैसे मैंने अभी लिख दिया है, मेरे पास अभी अपनी चेकबुक है नहीं, मैं चेकबुक लेके दिखाता आपको, वहां पर मेरे चेक पर लिखा हुआ है बियरर, जनरली आपके चेक पर भी लिखा हुआ बियरर, ठीक है। अब ये बियरर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, हम बताएंगे आपको, टेंशन ना ले, ठीक है जी सर, हम टेंशन नहीं ले रहे। तो मैंने कहा भाई चेक होता कैसा है, हालांकि आप सबने चेक तो देख रखा होगा जी सर, हमारे वाले बच्चे थोड़े ना, जब हमने तो चेक देखा ही नहीं था हमने बड़ा लेट चेक देखा था बेटा, सच बताते हैं, ठीक है। तो और कभी देखा था तो कभी हमने गौर नहीं किया, ठीक है। तो चेक कैसे होता है बेटा, चेक इस तरह से होता है, यहाँ होती है डेट,
आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये होती है डेट, ठीक है। सर आपके पास कौन सा बैंक है, मैंने कहा मेरे पास SBI का, तो यहाँ लिखा होता है कहीं ना कहीं SBI बड़े बड़े अक्षरों में, SBI मतलब इतने ही बड़े अक्षरों में, ठीक है। आगे लिखा था पे, जी सर, और यहाँ पर होता है एक कॉलम अमाउंट लिखने का, ठीक है जी सर, और यहाँ पे होता है सिग्नेचर, ठीक है जी सर। अब ध्यान से सुनना, मैं रविंद्र बिस्ला हूं और मैंने चेक दिया है किसको, मोहन को। किसको चेक दिया है सर, मोहन को चेक दे दिया, कितने का, मैंने कहा 10,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, लो आपको दिखाने के लिए, ₹10,000 पे टू मोहन, रुपीज नहीं, यहाँ पे तो अमाउंट वर्ड्स में आता है, ₹10,000, ठीक है, ओनली, ठीक है। ये वर्ड भी लिखते हैं ना, पे टू मोहन ₹10,000, हालांकि यहाँ पे लिखा होता है ICC रुपीज वगैरह कि ₹10,000, ठीक है। SBI डेट वगैरह मैं लिख देता हूँ, लाइक 1/4/2022 से लिख देता हूँ, ठीक है, ये 1/4/2022 लिख दिया। अब मेरे को बताना, हालांकि चेक के अंदर भी 3 ही व्यक्ति होते हैं सर, 3 कौन कौन से, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है पेड। इसमें भी 3 ही पार्टी होती हैं, ठीक है। कौन कौन से सर, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। सर आप बेटा, आप लोगों को पक्का पता है कि इसमें क्या होता है, ड्रॉर जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है, ठीक है। ड्रॉई मतलब जो इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉर कौन होता है सर, जो ऑर्डर देता है सर, मतलब जो कहता है, जो इशू करता है इंस्ट्रक्शन, सिंपल सी बात है सर। ड्रॉर कौन होता है, जो इशू करता है इंस्ट्रक्शन। सर ड्रॉई तो, ड्रॉर तो हो गया जो इंस्ट्रक्शन इशू करता है। सर ड्रॉई कौन होता है, जिसको इंस्ट्रक्शन इशू की जाती है, मतलब जिसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सर पे 2 व्यक्ति, मतलब जो 2 कंडीशन को फुलफिल कर दे वो व्यक्ति। सर कौन कौन सी, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा हो और जो एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट देयर इन हो। जी सर, तो चलो आप लोग मेरे को बताना, हालांकि आप लोगों ने बता भी दिया होगा। सर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, ठीक है, हु इशू, सर किसने इशू किया है सर, ये इशू किया है सर रविंदर ने, ठीक है। रविंदर बिस्ला ने सर ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, तो रविंदर बिस्ला ने ये सर क्या नाम है, इंस्ट्रक्शन दिया। मैंने तो दिया है, यस सर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, चुपचाप भाई साहब पेमेंट वगैरह कर दिया ना, ठीक है। अब पे ही पूछता हूँ, पे ही बताओ पहले सर, वो व्यक्ति जिसका अमाउंट, जिसका नाम लिखा हो, बेटा 3 व्यक्तियों के नाम है इसमें, बताना। तो SBI, मोहन, और साइन मैं करूंगा यहाँ पे रविंदर बिस्ला, तो मैंने कहा भाई साहब रविंदर बिस्ला भी है, ठीक है जी सर। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम हो गए, तो बताना बेटा 3 में से कौन पे ही सर, पहला 3 व्यक्ति हो गए। अब दूसरा किसको रिसीव करने का अधिकार है सर, मोहन को, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा सर, मोहन, ठीक है। मैंने कहा ड्रॉई, सर जिसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, दिमाग लगाना, किसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, रविंदर बिस्ला SBI बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, SBI बैंक मोहन को पेमेंट कर देना, मेरे खाते में इतने पैसे पड़े हैं, ठीक है। तो किसको इंस्ट्रक्शन दी गई, SBI को। यहाँ पर कई बच्चों ने गड़बड़ की होंगी कि ड्रॉई में क्या हुआ, ड्रॉई में SBI नहीं लिखा हुआ, क्यों, इंस्ट्रक्शन किसने दी है, रविंद्र बिस्ला ने चेक काट के दिया है। किसको दिया है, SBI बैंक को, कि हे बैंक चुपचाप पेमेंट कर देना मोहन को अगर वो लेने आए तो, ठीक है। और पेई कौन है सर, पेई है मोहन, ठीक है जी सर। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए और हम आगे चलते हैं, ठीक है जी सर, हम आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है चैप्टर, जी सर अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे चलो, चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। सर ये मैच्योरिटी डेट होती क्या है, मैच्योरिटी डेट होती क्या है, लिखो भाई। तो पहले मैं मैच्योरिटी डेट ही लिखवा देता हूं आप लोगों को, लिखो भाई मैच्योरिटी डेट। The date on which the bill was due for the payment, पेमेंट के लिए ड्यू हो, बेटा ध्यान रखना, ड्यू फॉर द पेमेंट, ड्यू फॉर द पेमेंट। और सर मैच्योरिटी डेट निकालते कैसे हैं, लिखो भाई मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं सर, मैच्योरिटी डेट निकालते हैं ड्यू डेट ऑफ बिल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। लिखो बेटा, मैंने क्या कहा सर, ये 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड किस चीज के है, मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला गया कि कोई बात नहीं, सामने वाला कितने दिन मांग रहा है, 1 महीना, तो 3 दिन आप और दे दो उसको,
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही कहता है कोई बात नहीं भाई साहब, बिंदा कहता भूल भाल जाए 3 दिन और दे दो उसको पेमेंट के जुगाड़ के लिए। अब मैं कहता हूँ मैं 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, 2 महीने बाद कर दूंगा, 3 महीने के बाद, तो भाई आपको इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कोई बात नहीं 3 महीने मांगे ना, तो यार तो 3 दिन और दे दे उसको। ठीक है, तो ये हमारा एक्ट कहता है कि 3 दिन और दे दो। तो ग्रेस पीरियड कितने हो जाएंगे सर? 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। ओके जी सर। मैच्योरिटी कब निकलेगी सर? जब ड्यू डेट ऑफ बिल होगी, और हालांकि ऊपर लिखा हुआ है क्या, ड्यू डेट फॉर पेमेंट बेटा। ठीक है, मैच्योरिटी होती है तो पेमेंट कब होगी सर? पेमेंट होगी ड्यू डेट ऑफ बिल प्लस 3 दिन के बाद। ठीक है, मतलब तीसरे दिन, नॉट 3 दिन के बाद, दैट इज तीसरे दिन। 3 दिन तो हमको ग्रेस के देंगे, तो जल्दी से लिख लो। जी सर हमने लिख लिया है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना भाई। सर हमने ग्रेस पीरियड दे दिए 3 दिन के, तो सर ग्रेस पीरियड देते कैसे हैं? देखो भाई, ग्रेस पीरियड देते कैसे हैं, तो यहां पर आप एक टेबल बनाओ। जी सर एक टेबल बनाते हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। टेबल बनाओ भाई एक। इस तरह से एक टेबल बनाओ। तो मैं यहां पर भी लिखता हूं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है, ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद वो आ जाएगी। ठीक है, ड्यू, ड्यू कब होगा आगे, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, और यहां आ जाएगा पार्टिकुलर्स। ये तो सर ये तो आपने पूरा पूरा ले लिया, कोई बात नहीं भाई। आप पहले जल्दी से इसके ये सारी सारी चीजें बना लो, सारी सारी चीजें बना लो भाई, जल्दी से मेरे साथ ये सारी सारी चीजें बना लो। यहाँ पे डेट ऑफ साइट लिखना भाई। डेट ऑफ साइट मतलब साइट मतलब कौन सी दिन को हमने दिखाया, डेट ऑफ साइट। जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से सारे सारे कॉलम बना लो। हो गया सर। ठीक है जी, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे पार्टिकुलर्स है बेटा, सर पार्टिकुलर्स है बिल आफ्टर डेट, मतलब यहाँ पूरा लिखता हूँ, व्हेन बिल वाज ड्रॉन, ये दो इस तरह से, व्हेन बिल वाज ड्रॉन। ठीक है, आप पूरा लिख लो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, व्हेन बिल वाज ड्रॉन। ठीक है, आगे लिखते हैं भाई, ड्यू कब होगा, सारी सारी चीजें दे रखी है, अभी आप सिर्फ देखेंगे फिर लिखना। जी सर, नंबर वन लिखा गया भाई, बिल लिखा गया। केस नंबर वन, केस नंबर वन, पार्टिकुलर्स में वन ही डालता हूँ। जी सर वन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया सर? बिल वॉज ड्रोन, कब ड्रोन किया गया? लिखा गया भाई साहब 1/4/2022। ठीक है, मैंने कहा भाई बिल साइट कब दिखाया गया? साइट का मतलब होता है बेटा बिल दिखाना, बिल दिखाना। सर इसका क्या रेलिवेंस होने वाला है, एक बार मैं इस एग्जांपल को कराता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है जी सर, तो मैंने कहा भाई बिल दिखाया गया 15/4/2022 को। ड्यू डेट क्या है? 1 मंथ आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब जब बेटा लिखा गया उसके 1 महीने बाद। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ बिल, बिल की ड्यू डेट क्या होगी सर? 1 महीने बाद, दैट इज 1 मई को, 1 मई 2022 को ड्यू डेट ऑफ बिल होगी। जी सर, ड्यू डेट ऑफ बिल। मैंने कहा मैच्योरिटी डेट कब आएगी सर? इसमें 3 दिन जोड़ लो, तो 3 दिन जोड़ दो, 4 सॉरी, एक के बाद 2, 3 और 4 सर, दैट इज 4 मई 2022 को इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। ठीक है, पार्टिकुलर्स में हालांकि आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे पूरा पूरा बिल लिखवाने वाला था। ठीक है, यहाँ मेरा मन था कि मैं बिल लिखूं। ठीक है, या फिर आप लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, बिल वॉज ड्रोन। ठीक है, बिल वॉज ड्रोन किससे? ड्रोन बाय राम। बिल किसने लिखा सर? बिल लिखा राम ने, सिंपल सी बात है, इसी तरह से लिख लो।
ठीक है। ओके सर, हालांकि मैं यहाँ पर वो भी लिखवा सकता था कि ड्रोअर, ड्रोई, पेई, तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो उन चीज़ों को, क्या करना, ठीक है। बच्चों से सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी डेट पूछ लेता हूँ। जी सर, हमें मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी आ गई। नेक्स्ट सेकंड में बताना बेटा, बिल लिखा गया 1/4/2022 को ही, 15/4/22 को ही, और 1 मंथ आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर साइट। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे आफ्टर डेट लिखा हुआ था, मतलब डेट, मतलब बिल की डेट, कब बिल पर क्या डेट थी। सर ये क्या होती है, व्हेन बिल वाज ड्रॉन। ठीक है सर, ये कब पता चलेगा बिल कब ड्रॉन किया गया, याद करो जब भी मैंने बिल बनाया था तो ऊपर डेट लिखी थी। हाँ सर, ठीक है, ये कौन सी डेट होती है, देखो इस तरह से बिल लिखा गया, आई ऑर्डर यू, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर डेट लिखी होती है। बेटा ये डेट होती है क्या, व्हेन बिल वाज ड्रॉन, कब बिल ड्रॉन किया गया, लिखा गया। आगे लिखो भाई। अब आप लोग मेरे को बताने वाले हो ड्यू क्या, 1 मंथ आफ्टर साइट, जब दिखाया बिल उसके 1 महीने बाद वो ड्यू होगा। तो दिखाया कब था सर, 15 को, 15 के बाद 1 महीना सर 15 मई 2022। और बेटा मैच्योरिटी कब आएगी सर, मैच्योरिटी आएगी उसकी 18/5/2022 को। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। आगे लिखो भाई। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो, बिल वॉज ड्रॉन बाय राम, कुछ भी लिख दो भाई, राम ने बिल लिखा, हालांकि इसकी कोई रेलिवेंसी है नहीं, मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, हो गया? जी सर हो गया है। तो आगे चलो, ये बिल एट साइट क्या होता है अभी बताने वाला हूँ मैं, बिल एट साइट और मैच्योरिटी का फंडा क्या होता है दोनों बताने वाला हूँ, अभी आप सिर्फ इसको कीजिए। मैंने कहा भाई, अगर आपको ऐसे आ जाए, देखो भाई सिंपल सी बात है सर, हम क्या कर रहे हैं सर, क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दे दे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपको उसी कोरस्पॉन्डिंग डेट पर आना है और 3 दिन को ऐड कर देना है। ठीक है जी सर, हालांकि ये चीजें मैं लिखवाने वाला हूँ आपको। ठीक है सर, ऐसे केसेस में क्या करना है, यही लिखवा देता हूं बेटा, मैं पूरा पूरा नहीं लिखवाता हूं, लिखता हूं, व्हेन बिल वाज ड्यू आफ्टर सर्टेन मंथ। ठीक है, सर्टेन मंथ बेटा जनरली बिल जो होते हैं वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब नॉर्मली 3 महीने तक ही लिखे जाते हैं। ठीक है जी सर, हालांकि आपके क्वेश्चन में कुछ भी देखा 4 लिखाओ, 5 लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने बताया कि जनरली ये 3 महीने के लिए लिखे जाते हैं। व्हेन बिल वाज ड्रॉन आफ्टर सर्टेन ड्यू डेट, तो आपको क्या करना है, और कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। ठीक है, आप इसको नीचे या साइड में कहीं भी लिख सकते हो, फॉर कहता कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी डेट, गो टू कोरस्पॉन्डिंग डेट of that month and add 3 days for grace period, for grace period। ये जो मैंने लिखवाया ना बेटा उसी का बताया। सर कोरस्पॉन्डिंग डेट का मतलब होता है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग डेट का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग डेट का होता है सेम डेट, जैसे मैंने कहा 1 तारीख है, आज 1 अप्रैल है, तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद अगले महीने उसी कोरस्पॉन्डिंग डेट को, दैट इज 1 तारीख को। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, मैंने कहा आज 15 तारीख है, तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद वही कोरस्पॉन्डिंग डेट क्या हुई सर, 2 महीने बाद, अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, वो 15 जून वही कोरस्पॉन्डिंग डेट होती है, सेम डे। ठीक है जी सर, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। जी सर, हमने ये लिख लिया है, तो आगे चलो, आगे चलो भाई। जी सर आगे लिखो। अब मैं देता हूं डेज में। ठीक है, बिल वॉज ड्रॉन बाय मोहन, नाम बदल देते हैं। ठीक है, बिल वॉज ड्रॉन बाय मोहन। ठीक है जी सर, बिल मोहन ने ड्रॉन किया। आगे लिखो भाई। तो यहां लिखा गया बिल वॉज ड्रॉन कब किया सर, 1/4/2022 को ही, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। और साइट कब की गई, 15/4 को ही। ठीक है, ड्यू का है कब है, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगी, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगी, क्या होना है, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगी। ठीक है, इसके बारे में मेरे को लिखवाना होगा सर, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगी। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगी, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं अलग से नीचे लिखवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी बेटा, आप, मैं इस पॉइंट को नीचे लिखवा दूंगा, अलग से नोट में लिखवा दूंगा, जिसे लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, वरना सेम पॉइंट को मैं नोट में लिखवा दूंगा।
ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें भी लिखवाना है तो मैं ऐसा करूंगा, इनका नोटिंग लिखवा दूंगा। जी सर। तो सर अब हमें क्या करना है 30 दिन के बाद। अब बेटा यहाँ पे कई बच्चों का क्वेश्चन आता है, जब मैं भी पढ़ता था ना तब मेरे को भी डाउट रहता था कि 30 दिन में क्या करना है, 1 तारीख को इंक्लूड करें या 1 तारीख को एक्सक्लूड करें, क्योंकि जिस दिन बिल लिखा गया उसको इंक्लूड किया जाए या उस दिन को एक्सक्लूड किया जाए। ठीक है, तो बेटा आप मेरी बात को ध्यान सुनना, जिस भी दिन बिल लिखा गया है ना उस बिल को उस डेट को एक्सक्लूड कर दो। दैट इज जब भी बिल लिखा गया है या जब भी साइट के लिए दिखाया गया है कि भाई लो, ठीक है, उस दिन को एक्सक्लूड कर दो। दैट इज यहाँ पर 1 अप्रैल को आप एक्सक्लूड कर दो। 1 अप्रैल के बाद चलो भाई, 1 अप्रैल के बाद कितना, 2 3 4 इस तरह से। तो सर 30 दिन होते हैं अप्रैल में। ठीक है, कितने दिन होते हैं अप्रैल में सर, 30 दिन होते हैं। तो 30 में से 1 को हटा दो, क्योंकि 1 को तो एक्सक्लूड करना है। 29 हो गए। ध्यान रखना, जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाए, अगर डेज में बात करते हैं तो जिस दिन बिल लिखा जाए या दिखाया जाए उस दिन को एक्सक्लूड कर देना। ठीक है सर, एक्सक्लूड कर दिया तो 29 हो गए। 29 दैट इज 1, सर हो गए पूरे 30, तो 1 मई हो गया। ठीक है सर, 1 मई दैट इज 30 के 30 दिन हो गए। तो अब इसमें 3 दिन और जोड़ दो बेटा, 4 मई। तो ड्यू डेट कब आएगी, 4 मई को। ठीक है सर, सेम आ गई है, तो सेम आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। सर ड्यू कब होगी, सर ड्यू तो होगा 1 मई को और मैच्योर होगी सर 4 मई को। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ आ गई। साइट वाला होता तो साइट वाला भी ऐसे ही कर देंगे हम। ठीक है, साइट वाला होगा तो साइट वाला भी ऐसे ही कर देंगे हम। लेकिन मेरे को आपको एक चीज और बतानी है, नंबर 4। नंबर 4, बिल वॉज ड्रॉन बाय रवि। रवि ने बिल ड्रॉ किया। जल्दी से बताना बेटा। ठीक है जी सर, जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा भाई बिल लिखा गया 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2022 को। जी सर। और मैंने कहा भाई, और डेट ऑफ साइट कितनी है, साइट की बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमें तो यूज करना ही नहीं है साइट। ठीक है, कई बार मैं कॉलम यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस कॉलम को मैंने यूज किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा आपको सिर्फ ड्यू डेट देखनी है। तो ड्यू डेट कब है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, या फिर 1 मंथ आफ्टर डेट, ऐसे लिख दो, ऊपर वाला लिखा था 1 मंथ आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन लिखा गया था उस महीने, उसके 1 महीने बाद। अब बताना बेटा कब होना चाहिए। सर देखो हम बताते हैं सर, हम बताते हैं सर, 31 जनवरी को लिखा गया सर 2022 को। इसने क्या रखा, 1 मंथ, 1 महीने बाद। तो सर 31 जनवरी को लिखा गया था ना, हाँ सर, मार्च लिख दिया आपने, 31 जनवरी लिखो। तो 31 जनवरी के बाद सर 31 फरवरी 2022 को। और सर ये क्या लिख दिया, 31 फरवरी तो होती ही नहीं, यहाँ पे तो दिन ही 28 तक होते हैं। ओ माय गॉड, अब बताने क्या करना, अब तो दिक्कत होगी। अब तो दिक्कत होगी बेटा, कोरस्पॉन्डिंग डेट है ही नहीं। अभी तक आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सर महीने में कह रखा हो तो कोरस्पॉन्डिंग डेट पर चले जाओ, ऊपर लिखवाया था मैंने सर कोरस्पॉन्डिंग डेट पर चले जाओ। सर यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग डेट ही नहीं है। 1 महीने बाद 31 तारीख आ ही नहीं रही। 1 महीने बाद 31 तारीख, 31 तो छोड़ो सर, 29 भी नहीं आ रही, 30 भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब 1 महीने बाद अब बिल की मेच्योरिटी कैसे निकालें, ड्यू डेट कैसे निकालें? पहले तो ड्यू निकालना है, ड्यू में 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ेंगे तब मेच्योरिटी आएगी। सर कहां से निकालें, तो दिक्कत वाली बात होगी। अब ध्यान सुनना बेटा, जब आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, जब किसी महीने की, अगर मंथ में क्या रखा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर उसकी कोरस्पॉन्डिंग डेट नहीं आती है तो हम डीम्ड टू बी एज्यूम कर लेंगे, डीम्ड टू बी एज्यूम कोरस्पॉन्डिंग डेट उस महीने की लास्ट डे को, दैट इज 28 फरवरी को हम डीम्ड टू बी एज्यूम कर लेंगे कि यही उसकी कोरस्पॉन्डिंग डेट है। जब 28 आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग डेट, तो हम उसके बाद क्या करेंगे सर, 28 के बाद क्या नाम है, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3 मार्च को हम ड्यू कर देंगे। ठीक है जी सर, 3, सर ड्यू तो होगा 28 फरवरी को और मैच्योर होगा सर 3 मार्च 2022 को। ठीक है जी सर, चलो बेटा जल्दी से इस टेबल को आप बना लीजिए। हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसको लिखवाऊंगा। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको लिखवाऊंगा। जल्दी से आप इस टेबल को ड्रॉ कर लो, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस टेबल को ड्रॉ कर लो। हो गया, आ जाओ।
ठीक है, पहले मैं आपके नोटिंग लिखवाता हूँ, इसकी नोटिंग लिखो, उसके बाद नोट नंबर 1। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखवाया बेटा वही मैं लिख रहा हूँ नोट नंबर 1 में। जिस व्यक्ति ने ये लिख लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन बिल वाज ड्रोन आफ्टर क्या नाम है सर्टेन मंथ, व्हेन बिल वाज ड्यू आफ्टर सर्टेन मंथ, तो आपको क्या करना है सर, कैलकुलेट करनी है कोरस्पॉन्डिंग डेट को, और उसी दिन वो बिल क्या हो जाएगा सर, ड्यू हो जाएगा। लिखो बेटा, नोट नंबर 1, व्हेन बिल वाज ड्यू आफ्टर certain month, then for the purpose of calculation of maturity date, क्या करना है, go to corresponding date of that month and add 3 days for grace period, grace period। ठीक है जी सर, हमारा हो गया। अब आगे लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, when corresponding date of that month is not there, जब वहां पर ना हो, then it is deemed to assume the corresponding date, deemed to assume the corresponding date, the last date of that मंथ। ठीक है बेटा, मैंने एरो में करवाया है ये कैसे, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ दैट मंथ इज नॉट देयर। ठीक है, जब वहां पर नहीं होती कोई भी कोरस्पॉन्डिंग डेट, तो क्या करना है, देन इट इज डीम्ड टू एज्यूम द कोरस्पॉन्डिंग डेट, डीम्ड टू एज्यूम द कोरस्पॉन्डिंग डेट कब, द लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ, कि हमें कोरस्पॉन्डिंग डेट के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, उस महीने की आखिरी डेट ही उसकी कोरस्पॉन्डिंग डेट है। ठीक है जी सर, तो मैंने ऊपर इसके ऊपर एग्जांपल करा रखे हैं, आगे लिखो। और क्या करवाया था सर, एक नोट और आएगा, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या, जब सर हमें टाइम में दे रखा हो तो हमें क्या करना है, व्हेन बिल वाज ड्रॉन और प्रेजेंटेड फॉर द साइट, उसको एक्सक्लूड करना है। व्हेन बिल वाज ड्यू आफ्टर सर्टेन डेज, यहां पर डेज है बेटा, आफ्टर सर्टेन डेज, देन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग these days you have to exclude the date on which the date या फिर day on which the bill was drawn oblique present for site, जब उसको दिखाया गया। ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई जिस दिन बिल दिखाया जाएगा उसके 30 दिन बाद पेमेंट करनी है, तो जिस दिन दिखाएगा उसको एक्सक्लूड कर देना, या ड्रोन किया गया उस दिन उसको एक्सक्लूड कर देना। ठीक है जी सर, ठीक है सेम है, मैंने साइट वाला लिखा नहीं, हालांकि साइट वाला भी मैं करवा सकता था यहाँ पे साइट का ऑप्शन डाल के। ठीक है सेम है, ठीक है, यू हैव टू एक्सक्लूड द डे ऑन विच द बिल वॉज ड्रोन फॉर द प्रेजेंट फॉर द साइट, एंड आफ्टर दैट add
3 days फॉर ग्रेस पीरियड। उसके बाद ग्रेस पीरियड के 3 दिन ऐड कर देना, ठीक है जी सर। तो जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो। जी सर हमने लिख लिया है। तो एक बार हम छोटे छोटे नोट और लिखवा दूं मैं, नोट नंबर 4 और नोट नंबर 5, ठीक है। छोटे छोटे 2 नोट और लिखवा देता हूं, उसके बाद में ये सारी सारी चीजें समझा दूंगा जो इक्का दुक्का आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। यस सर। व्हेन ऑन मैच्योरिटी डेट देयर इज ए पब्लिक हॉलीडे। सर पब्लिक हॉलीडे क्या होता है बेटा? यही गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है। ये सारे संडे, संडे भी एक पब्लिक हॉलीडे ही होता है, ठीक है। दैट इज इंक्लूडिंग संडे, संडे भी एक पब्लिक हॉलीडे ही होता है, ठीक है सर। व्हेन ऑन द मैच्योरिटी डेट देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे द बिल was due for payment, when the bill was due for payment preceding the day, प्रीसीडिंग द डे, ठीक है। प्रीसीडिंग दैट डे या प्रीसीडिंग द डे, ठीक है। क्या कर रखा? व्हेन द मैच्योर ऑन द मैच्योरिटी डेट देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे, कि उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है बेटा। द बिल वाज ड्यू फॉर द पेमेंट प्रीसीडिंग द डे, ठीक है। एक दिन पहले वो ड्यू हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए? पेमेंट के लिए। आगे लिखो नोट नंबर 5। यस सर। क्या कहते हैं? व्हेन ऑन मैच्योरिटी डेट there is an emergency holiday, then the bill was due for payment for next day। जल्दी से लिखो और फिर मैं इनको समझाता हूँ, जल्दी से लिखो फिर मैं इनको समझाता हूँ। और इन दोनों को तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ। ये क्या होते हैं देखो भाई, बात कुछ ऐसी है सर। ये था ड्यू डेट ऑफ बिल। सर ड्यू डेट ऑफ बिल आई मान लो 1/5/2022, ठीक है। इसमें आप 3 दिन ऐड कर दोगे, मैच्योरिटी 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दोगे, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी सर 4/5/2022, ठीक है। मैं कहता हूं जी 4 तारीख को कोई भी नेशनल हॉलीडे आ जाता है, कोई भी नेशनल हॉलीडे आ जाता है। नेशनल तो है नहीं, कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ जाता है। नेशनल कहां से आएगा सर इस दिन? कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, ठीक है। नेशनल हॉलीडे तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये होता है सर। मैंने कहा भाई कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये सर कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो मैंने कहा भाई बिल कब ड्यू हो जाएगा? सर बिल ड्यू फॉर पेमेंट, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी वाले दिन ही तो पेमेंट के लिए ड्यू होता है। तो अब ये कब हो जाएगा सर? 3 मई को। बस समझ नहीं आई। अब आप कह दोगे सर 3 मई को भी पब्लिक हॉलीडे है, तो बेटा एक दिन पहले 2 मई को हो जाएगा। सर 2 मई को भी है तो उससे एक दिन पहले। ध्यान रखना जब भी, हालांकि इतने दिन पहले नहीं आएगा आपका, तो एक ही दिन का सवाल आता है, ठीक है। 4 तारीख को अगर पब्लिक हॉलीडे है तो 3 तारीख को वो ड्यू फॉर पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई 4 तारीख को 2022 को एक इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, ठीक है। किसी भी मान लो क्या नाम है मिनिस्टर की, या फिर किसी भी फेमस व्यक्ति किसी या कुछ भी कारणवश कुछ ना कुछ हो जाता है, मान लो किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। तो मैंने कहा भाई साहब अचानक से इमरजेंसी हॉलीडे अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी इमरजेंसी हॉलीडे अनाउंस किया जाता है, अचानक से अनाउंस कर दिया जाता है, तो उसको क्या करेंगे सर? वो नेक्स्ट डे ड्यू हो जाएगा, दैट इज 5/5/2022 को। बात समझ आई नहीं? यस सर। सर कोई भी पब्लिक हॉलीडे होगा तो बिल मैच्योर हो जाएगा, बिल के ड्यू डेट आ जाएगी सर एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है तो उससे अगले दिन। बात समझ आई या नहीं जी सर? तो मैंने इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया है, ठीक है, जो नोट नंबर 4 और 5 लिखवाए थे। अब आगे बात को ध्यान सुनना भाई। मैंने कहा देखो भाई, यहां देखो, मैंने कहा यहां देखो बेटा, ये होता है हमारा इस तरह से, ठीक है सर। यहाँ पे बिल लिखा जाता है, यहाँ पे बिल ड्रॉन किया जाता है, ठीक है जी सर। मैंने कहा भाई बिल ड्रॉन किया, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ बिल आई, जी सर। बिल की ड्यू डेट आई, मैंने कहा, उसने कहा कि 1/4 को लिखा, उसने कहा 1 मंथ बाद, तो बिल की ड्यू डेट आ जाएगी 1/5 को, ठीक है सर। 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देंगे, और यहां आ जाएगी सर मैच्योरिटी। 4 मई को मैच्योरिटी आ जाएगी सर,
मेच्योरिटी, ठीक है, उसके बाद भी टाइम होगा। ध्यान से ना बेटा, बिल ना तो यहां पे ड्यू फॉर पेमेंट होता ना यहाँ ड्यू फॉर पेमेंट होता। ध्यान ना, मैच्योरिटी डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने कहा बेटा यहां पर भी अगर आप बिल लेके उसके पास जाओगे, अपने क्रेडिटर्स के पास, जिसने बिल लिखा था, क्रेडिटर को छोड़ो, जिसने बिल को लिखा था उसके पास अगर आप जाओगे तो, या फिर जिसके साइन हुए थे, ठीक है, अगर मैं प्रोमिसरी नोट की क्या नाम है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं, तो बेटा उसके पास जाओगे पेमेंट ही नहीं करेगा। भाई साहब अभी डेट तो आने दो, डेट आएगी तभी पेमेंट करूंगा। और भाई साहब जिस दिन मैच्योर था उससे बाद भी जाते हो तो वो फिर पेमेंट करेगा नहीं। मैंने कहा भाई साहब ये तो एक्सपायर हो चुका है, ये तो एक्सपायर हो चुका है। मतलब जिस दिन वो ड्यू फॉर पेमेंट होगा, दैट इज मैच्योरिटी वाले दिन ही आप पेमेंट लेने के हकदारी हो। ना उससे पहले पेमेंट मिलेगी ना उसके बाद पेमेंट मिलेगी, सिर्फ उसी दिन पेमेंट मिलेगी। ठीक है जी सर। फिर उस दिन हम भूल जाते हैं तो क्या होगा, ये होगा बेटा, भूलते नहीं होते हैं। अगर भूल जाते हैं तो अगर सभ्य आदमी होगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी सर। मैंने कहा ना मैच्योरिटी डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैच्योरिटी डेट बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर। और ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होती है बेटा, ड्यू डेट ऑफ बिल तो ऐसे निकालते हैं कि जितने दिन बाद, उसमें ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद मैच्योरिटी डेट आ जाती है। ठीक है सर। अब ये साइट वाला पंगा क्या है, साइट, हालांकि मैं आपको बताऊंगा ये साइट ऑन डिमांड, ठीक है, हालांकि अगर आप लोग मेरे को समय देते हो ना तो मैं अभी आपको ये कंप्लीट कराता हूं। और ऑन प्रेजेंटमेंट, ठीक है, आफ्टर प्रेजेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आफ्टर साइट, या फिर एट साइट भी बोल देते हैं, एट साइट, ठीक है, एट साइट लिख दो, आफ्टर को छोड़ो, आफ्टर साइट लिख दो, एट साइट, ठीक है, दिखते ही, ऑन डिमांड, मांगते ही, ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब प्रेजेंट करते ही, ऑन प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल सी बात वाला, ऑन प्रेजेंट मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये क्या होते हैं, जो मैंने ऊपर बिल करवाया ना बेटा, उसमें आपको ग्रेस पीरियड देने की जरूरत होती है, इसमें आपको ग्रेस देने की जरूरत नहीं होती, ग्रेस नहीं दिया जाता, इसमें ग्रेस नहीं दिया था। लेकिन सर अभी तक आपने ऊपर बताया है कि आफ्टर साइट, बेटा ध्यान सुना, आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, आफ्टर साइट समझ लो पहले, फिर मैं इनको नीचे वालों कराता हूँ। आफ्टर साइट का मतलब, साइट का मतलब दिखाने के बाद, ठीक है, मतलब भाई मैंने किसी को भी क्या कहा कि एक बिल लिखा गया और उस पर लिखा गया कि वो पेमेंट होगा आफ्टर साइट, ठीक है, आफ्टर साइट, साइट के एक महीने के बाद पेमेंट होगा, ठीक है, मैंने कहा आफ्टर साइट एक मंथ बाद पेमेंट होगी। तो जैसे ही मेरे को अब एक महीने बाद पेमेंट जरूरत है, मैं वो बिल लेके गया और मैंने कहा भाई साहब मोहन जी बिल देख लो और एक महीने बाद पेमेंट कर देना। अब आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे पता चलेगा उसने एक महीने बाद, भाई मैं उसको साइन करवा लूंगा, तो वो साइन करके दे देगा, और जिस दिन मैंने उसको बिल दिखाया उसके एक महीने बाद वो बिल ड्यू हो जाएगा, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दूंगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, ये होता है आफ्टर साइट। मतलब उसको मैं दिखा के आऊंगा कि भाई देख मोहन देख ले, अब से एक महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी बिल के अंदर कंडीशन लिखी होगी ना, तो लाइक इस तरह से बिल बना होगा, ठीक है, आई ऑर्डर यू टू पे मी ₹1,00,000, ठीक है, आफ्टर 1 month फ्रॉम साइट, ठीक है, हुज कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव, इस तरह से लिखा कि 1 month आफ्टर साइट, जिस दिन मैं दिखा दूंगा उसके एक महीने के बाद आप मेरे को दे देना, ठीक है जी सर। तो जिस दिन मैं उसको दिखाऊंगा उसके साइन करवा लूंगा, उसके एक महीने बाद मेरे को पेमेंट कर देगा, ठीक है। उससे पहले मैंने बताया था कि जो भी डेट होती है, तो मैंने कहा आफ्टर डेट, कि आफ्टर डेट के बाद जो भी पेमेंट होती है, यहाँ पे होता है आफ्टर डेट, जो भी यहाँ पे डेट होती है ना उसके बाद कहता हूँ कि आफ्टर डेट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया वो आफ्टर डेट के और ऑन साइट के ही करवाए हैं, आफ्टर साइट के ही करवाए हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई इनका मतलब क्या होता है, ऑन एट साइट, ऑन डिमांड और ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, ठीक है, मतलब प्रेजेंट करते ही बेटा। अब इसका मतलब ही क्या होता है, इनका मतलब होता है पेमेंट ऑन डिमांड, सिंपल सी बात है, पेमेंट ऑन डिमांड, मतलब जैसे ही मैंने डिमांड कर ली, जैसे ही मैं डिमांड करता हूं आपको पेमेंट करनी ही करनी है, जैसे ही मैं डिमांड करता हूं आपको पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। तो भाई साहब डिमांड करते ही पेमेंट करनी है, उसके लिए ग्रेस पीरियड तो देंगे नहीं बेटा, ग्रेस पीरियड तब देते हैं जब टाइम देते हैं हम, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने, मतलब 6 महीने तो होते नहीं, 3 महीने तक ही जाते हैं, 10 दिन 20 दिन 40 दिन, इस तरह के डेज देते हैं ना, टाइम देते हैं, तब ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट आता है। यहाँ पर जब ऑन साइट मांग ले कि भाई साहब दिखाते ही दे देना, तब हम उसको ग्रेस पीरियड नहीं देंगे। या ऑन डिमांड, भाई साहब डिमांड करते ही पैसे देने हैं, या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, बेटा इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ऐसा नहीं अलग अलग, तीनों का मतलब एक ही होता है, भाई दिखाते ही बिल दे देना, ठीक है। तो सर इसमें ऐसे बिल कैसे बनता है बेटा, इसमें बिल लिखता है आई ऑर्डर यू टू पे मी ₹1,00,000 आफ्टर ऑन साइट, आफ्टर साइट या ऑन साइट,
ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटमेंट, ठीक है, आप कर देना और नीचे इसको साइन, मतलब उस समय क्या होगा, बिल को दिखाते ही पेमेंट करनी पड़ेगी, हैंड टू हैंड, टाइम नहीं मिलेगा उसके अंदर। बात समझ आई या नहीं? जी सर ये बात समझ में आ गई है। तो क्या नाम है, 1 hour 24 minute हो चुके हैं, तो मैं इसके बारे में आज आपको लिखवाता नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ जो जो मैंने लिखवाया है। आप उसको जल्दी से लिख लीजिए बेटा, अगर आप लिखना चाहते हो तो। लो बेटा जल्दी से लिख लो। ठीक है जी सर, हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं बेटा, टाइम जो भी ग्रेस पीरियड देते हैं उसमें देते हैं जब आप हमें आपको टाइम दे रखा हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 30 दिन बाद, 25 दिन बाद, 40 दिन बाद, ठीक है, वहां पर हम ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट आता है। लेकिन ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट कहाँ नहीं आता, जब वहां पर हम टाइम नहीं देते, या तो हम कह देंगे कि एट साइट मतलब ऑन साइट हम आपसे बिल की पेमेंट लेते हैं, बिल दिखाते ही, या फिर ऑन डिमांड मांगते ही आपसे पेमेंट ले लेंगे, या फिर सर क्या नाम, ऑन प्रेजेंटेशन मतलब जब भी हमने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करते ही जय जय श्री राधे आपको पेमेंट करनी होगी, दैट इज ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है। यस सर, जब डिमांड होगी, एट साइट होगी, या प्रेजेंटेशन होगी, जब भी बिल की प्रेजेंटेशन होगी या प्रेजेंटमेंट होगी, तो आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। ओके बेटा, कैसा लगा ये चैप्टर? सर बिल्कुल ही इजी था, हालांकि मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, अपनी बुक में से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आज मेरे पास वो है नहीं पीडीएफ वगैरह, तो मैं आपको बाद में अपने इस लैपटॉप कह रहा हूँ, पैड के अंदर दिखाऊंगा। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं और इस कंसेप्ट को आगे करने वाले हैं। आपको वास्तव बताना, मेरे को बड़ी थियरी अजीब लगती थी कि कहीं मेकर है, कहीं पेई है, कहीं ड्रॉर है, कहीं, मैं तो भाई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता था कि प्रोमिसरी नोट और क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है एट 11th लेवल। मैं बताया ना 11th लेवल में हम थोड़े से कच्चे थे, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ जाते हैं। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।